हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सीसीएच की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में, यानी एक छोटे बच्चे का किस तरीके से शेड्यूल प्लान किया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा हाईली इम्यूनाइज हो जाए, स्ट्रांग हो जाए और इतना स्ट्रांग हो जाए कि उसको कोई डिजीज़ ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक शुरू कर रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के अंदर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का। तो हमारा सबसे पहले एम रहेगा टू प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन शेड्यूल मतलब हर एक पर्सन का, हर एक इन्फेंट का एक स्पेसिफिक चार्ट होगा। तो अब जान लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या अस्त्र शस्त्र होने चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए कि हम एक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बना सकें। तो एक पोस्टर पेन चाहिए कि हाँ आप एक पेपर पे, पोस्टर पे बना सकें प्रॉपर। आपको कलर स्केच पेन चाहिए जिससे आप अलग अलग कलर से डिफाइन कर सकें चीज़ों को। आपको पेंसिल चाहिए, रबर चाहिए और एक्सेट्रा ज्योमेट्री के आइटम्स चाहिए कि जिससे आप पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को डिफाइन कर सकें अलग पेन से। अगर कोई गलती हो गई तो उसको रबर से इरेज कर सकें। तो ज्योमेट्री के साथ साथ चलिए अब हम आ जाते हैं सीधा ऑब्जेक्टिव के ऊपर कि हमारा भाई क्या ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, हम क्यों ज़रूरी है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बनाने की। तो सबसे पहला है तो मदर को हमें गाइड करना है किस चीज़ के लिए कि वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर सके। जो उसको वैक्सीनेशन दी जा रही है उससे कोई डिजीज़ ना हो जाए, क्योंकि देखिए वैक्सीनेशन क्या है, एक तरीके का कह सकते हो आप कि कोई भी वायरस जो नॉन पैथोजेनिक होता है, मतलब उसके पैथोजेनिक पार्ट को रिमूव कर देता है। इसको ऐसे समझ लो कि अगर कोई स्नेक है उसके दांत निकाल दिया जाए और उसको उसके जहाँ से उसका जहर प्रोड्यूस होता है उसको निकाल दिया जाए, तो वो किसी को बाइट करेगा तो कुछ असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दांत है नहीं तो दबा नहीं सकता। और वेनम, उसका जो जहर है वो उसको निकाल दिया गया और उस पर्टिकुलर ऑर्गन, उस पर्टिकुलर पार्ट को ही निकाल दिया गया उसमें से, तो वो जहर भी नहीं प्रोड्यूस कर पाता, वो न्यूट्रल हो गया, बिल्कुल नॉन पैथोजेनिक हो गया। इसको ऐसे समझ लें कि वो अब कुछ काटेगा भी तो कोई असर नहीं करेगा। तो ऐसे ही जो वैक्सीनेशंस होती हैं वो क्या होता है, वो एक तरीके का वायरस ही होता है लेकिन उसमें पैथोजेनिक पार्ट नहीं होता है। लेकिन फिर भी एक छोटे बच्चे के लिए वो अगर प्रॉपरली उसका इम्यूनाइजेशन नहीं चल रहा होगा तो वो थोड़ा बीमार पड़ जाता है, जैसे फीवर आना, वॉमिटिंग होना, पेन, ये सब बच्चों में सिम्टम्स देखे जाते हैं जब कोई भी आप वैक्सीनेशन बच्चों को करवाते हैं। रोते हैं बच्चे, परेशान होते हैं, तो उससे थोड़ा बचा रहे बच्चा, ज़्यादा परेशानी ना हो, मदर को भी समझ में आए। तो ये चीज़ जो है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का हमें पता होना चाहिए, हमें सभी को बताना होता है, रूरल और अर्बन में जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है उनको। तो सबसे पहले जो है हमारी गाइडलाइंस देनी होती है हमें मदर को कि भाई आपका बच्चा जो वैक्सीनेटेड होगा तो आपको उससे प्रिवेंट करके रखना है कि उसको कोई सिम्टम्स ज़्यादा परेशान ना करें। दूसरा, हमें उसे एक्सप्लेन करना है कि जब चाइल्ड इम्यूनाइज होता है तो वो उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस जो है बॉडी रिएक्शन के रूप में फीवर, पेन, स्ट्रेस, इरिटेशन, छोटे बच्चे में यही शो होता है। वो बहुत ज़्यादा रोएगा, उसका बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाएगा, कुछ खाएगा पिएगा नहीं, उल्टियाँ कर देगा या लूज मोशन से दस्त लग सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक आम होती है, लेकिन आपको उसको बचा के रखने की, जैसे मान लीजिए उल्टी कर रहा है तो मेडिसिन वगैरह हैं, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट या चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर सकते हैं। अगर लूज मोशन ज़्यादा कर रहा है तो आप उसे पानी पिलाएं, ORS वगैरह जो नॉर्मल रेमेडीज़ हैं वो करें, और साथ ही साथ में डॉक्टर को जरूर दिखाएं। खुद से उसका कोई ट्रीटमेंट या ओझा वाला ट्रीटमेंट ना करें, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि भाई ये कुछ बांध लिया इससे सही हो जाएगा, किसी से झड़वा लिया तो उससे सही हो जाएगा। और एक बड़ा अजीब सा, अभी लास्ट कुछ दिनों पहले की मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ अपने इंसिडेंट एक लाइफ का। एक वन ऑफ माय स्टूडेंट, मैं नाम नहीं लूँगा ऑन रिकॉर्ड उसका, बट सी सेड कि सर मुझे मेडिसिन पढ़ के दिया है। तो ठीक है, आप अगर मानते हो कुछ ऐसा तो आपकी अपनी श्रद्धा है, लेकिन ये सारी चीज़ें मैथिकली होती है, मतलब कोई बेसर पैर की चीज़ होती है। जो मानता है वो मानता है, जो नहीं मानता उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, इससे बेटर है आप मेडिकली जाओ, इन सब चीज़ों में आप ना पढ़ो। खैर, अपने पॉइंट पे वापस आ जाते हैं। हमें और क्या ध्यान रखना है, तो इम्यूनाइजेशन जो वुमेन को दिया जा रहा है वो लिस्टेड इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, मतलब उसके पर्टिकुलर हेल्थ को ध्यान में रखते हुए वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होना चाहिए।
हाईलाइट इंपॉर्टेंट पार्ट हमें हमेशा करके रखना है कि उसको प्रॉपरली वो दिखता रहे, यानी जो डिफरेंट कलर ऑफ पेन की मैं बात कर रहा था वो इसलिए यूज़ किया जाता है कि आपको हाईलाइट करके रखना है। भाई आप जैसे मान लीजिए कोई एनीमिक है तो उसको हाईलाइट करके रखना है, भाई आपका बेटा एनीमिक है या बच्चा एनीमिक है, तो बिटिया एनीमिक है, आपको ये चीज़ें फूड या फ्रूट्स या ये चीज़ें आपको देनी है उसको, या आपको लेनी है, जिससे वो चीज़ उसको मिल्क के थ्रू वो मिल जाए। देखो ऐसा तो नहीं होता कि आप बहुत सारा आयरन खाओगे तो वो आपके मिल्क में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, लेकिन हाँ आपकी बॉडी में अच्छे अमाउंट में सारी चीज़ें रहेंगी तो आपके बच्चे को भी जो ब्रेस्ट फीडिंग पे है स्पेसिफिकली उनको भी वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। आ जाते हैं कि अब मेथड्स क्या क्या है। तो हमें मेथड जो होता है, पहला अपना नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो हमारा लॉन्च किया गया है इंडिया में, उसको फॉलो करना है बिल्कुल। और दूसरा इम्यूनाइजेशन कार्ड जो है, इम्यूनाइजेशन टाइम पीरियड का जो दिया जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी प्रोवाइड किया जाता है, या एएनएम जीएनएम स्टाफ जो है आपका जो कम्युनिटी में जाके वैक्सीनेशन करता है उनको भी वो दिया जाता है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर कम्युनिटी में स्प्रेड करनी होती है कि किस तरीके से आप वो देख सकते हो, कैसे ले सकते हो, और आप पूरा डिटेल उसका चार्ट समझ सकते हो। प्रिपेयर अ चार्ट शोइंग अब कैसे वैक्सीनेशन का चार्ट है, तो थोड़ा सा मैं उसको डिटेल बता देता हूँ कि क्या वैक्सीनेशन का चार्ट रहता है। तो सबसे पहला है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कोई अगर वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसको सबसे पहला जो वैक्सीन लगता है वो टीटी यानी टेटनस का ही लगता है, जो कि 2 डोज होती है। सबसे पहला होता है फर्स्ट मंथ में और दूसरा होता है 6th वीक में, यानी पहले मंथ। मान लीजिए आज वो प्रेगनेंसी टेस्ट उसने कराया, 1 मंथ हो गया उसको, तो आज उसको एक टीटी का इंजेक्शन लगेगा, फिर 6 हफ्ते बाद लगेगा। 6 हफ्ते का मतलब हो गया 4 मंथ, यानी एक महीना, और फिर उसके बाद 5 से 2 महीने यानी 1.5 महीने बाद आपको क्या करेगा, एक दूसरा टेटनस का इंजेक्शन लगेगा। फिर एट बर्थ, यानी जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो उस टाइम पे उसको पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी और बीसीजी दिया जाएगा, एक सिंगल डोज। फिर जब बच्चा 1.5 साल, 2 ढाई साल और 3.5 सॉरी साल बोल गया मैं, मंथ है ये, 1.5 महीना, 2.5 महीने और 3.5 महीने, यानी 1.5, 2.5 और 3.5 मंथ्स का जब बच्चा होगा तो 3 डोजेज होंगे किसके, डीपीटी एंड पोलियो के, जो कि 3 डोजेज एट 1 मंथ इंटरवल, यानी हर 1 महीने के इंटरवल पे चलेंगे। फिर आ जाते हैं हमारा जो है 15 मंथ का, जब बेबी हो जाएगा, वो जब कंप्लीट हो जाता है 15 मंथ का, तो उसके बाद आपका MMR का एक डोज बच्चे को दिया जाता है। फिर जब 18 महीने का हो जाता है तो उसका जो डोज चलता है वो डीपीटी का और पोलियो का 1 बूस्टर डोज जिसे हम बोलते हैं, जिससे बच्चा जो है वो प्रॉपरली इम्यूनाइज्ड हो जाता है। अब आ जाते हैं उसके आगे सर्टिफिकेट कोर्स में, जो हमारा कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है उसके अंडर में क्या करना है भी बच्चे को कैसे, क्योंकि आप जब भी मेडिसिन पिलाते हो, मैंने अभी एक कम्युनिटी में मैं विजिट कर रहा था दिल्ली की, अगेन ऑन एयर मैं पर्टिकुलर एरिया नहीं बताऊंगा या वो नाम नहीं बताऊंगा, दैट्स नॉट गुड फॉर अ प्रोफेशनल थिंग्स, उसके वजह से मैं नहीं बोल रहा हूँ ये चीज़। तो वहाँ मैंने देखा कि जब ANM स्टाफ, मतलब जो कम्युनिटी स्टाफ है, जब वो आके पोलियो ड्रॉप्स बच्चे को पिला रहे थे, तो व्हाट द चाइल्ड इज़ डूइंग कि जैसे आपने उनका मुंह किया और ड्रॉप किया तो वो ड्रॉप उसने बाहर स्प्लेट आउट कर दिया। तो वो ध्यान रखना है वहाँ पे जो स्पेसिफिक कम्युनिटी वर्कर्स हैं, प्लीज़ आप लोग ध्यान रखें कि बच्चा उसको अंदर ले ले, वो स्वॉलो कर ले, क्योंकि अगर वो स्वॉलो नहीं करेगा, वो नहीं अपने अंदर घूट लेगा, तो वो बाहर रह गया तो उसका कोई यूज़ नहीं हुआ। आपने अपने रिकॉर्ड में तो चढ़ा दिया, वहाँ पेरेंट्स को नॉलेज नहीं है अगर कि भाई बच्चे ने लिया या नहीं लिया या ध्यान नहीं किया, तो वो फेलियर ऑफ इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हो जाएगा। तो इस बात का ज़रूर आप पेरेंट्स भी ध्यान रखें और साथ ही साथ में जो वर्कर्स हैं उनको भी ध्यान रखना होगा। एडवाइस देनी है मदर्स को कि फॉलोअप करें विजिटिंग चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में, और रिकॉर्ड्स देखते रहें अपने बच्चे का। ऑनलाइन अगर अवेलेबल है तो ऑनलाइन देखें, या कहीं पे किसी डॉक्टर के अंडर में चल रहा है तो उनका एक चार्ट बना होगा बच्चे का, उसको ज़रूर फॉलो करें, टाइम टू टाइम उसको इम्यूनाइज ज़रूर करवाएं। इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड्स की जो डेट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो डेट्स पे सभी को ध्यान देना है। जो पेरेंट्स अगर बहुत अच्छे वेल एजुकेटेड हैं तो वो बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, लेकिन जो थोड़े से वीकर एजुकेटेड हैं, या मैं कहूँगा कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके पार्ट नहीं रहे हैं, दे आर ओनली सोशली एजुकेटेड, तो वो भी इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि क्या नेक्स्ट डोज किस दिन होनी चाहिए, वो चार्ट अपना बिल्कुल समझें अच्छी से डॉक्टर साहब। एक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ कि भाई यहाँ पे अब कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जो है वो क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है, तो इम्यूनाइजेशन लिस्ट होती है 10-10 बच्चे की, एक प्रॉपर लिस्ट बना ले वो,
और उस पर्टिकुलर 10 बच्चे के ऊपर एक बार एक्टिविटी परफॉर्म की जाए, फिर नेक्स्ट 10, मतलब एक पेयर ग्रुप में कह सकते हो कि आप ये एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी, तो बहुत ईजिली आप ये इंफॉर्मेशन जो है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की, वो आप किसी ग्रुप में जाके, कम्युनिटी में जाके दे पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये एक शॉर्ट वीडियो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की आपको समझ में आई होगी और पसंद आया होगा। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, कीप स्टडिंग।